अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8th। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन अ सेंकी डायग्राम the amount of each form of energy produced is represented by the, ठीक है, एक सेंकी डायग्राम जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्रोड्यूस की जाती है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। एंगल ऑफ ईच एरो, कलर ऑफ ईच एरो, लेंथ ऑफ ईच एरो एंड द विड्थ ऑफ ईच एरो। ठीक है, अब जो सेंकी डायग्राम है वो बेसिकली इस तरह की डायग्राम होती है जो एरो से जो रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इस केस में हमने डिस्कस किया था कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि इस जगह आपकी इनपुट है, ठीक है, ये सारी आपकी इनपुट एनर्जी है। अब इनपुट से हमने कहा था कि इतनी जो है वो हमारी आउटपुट जनरेट हो रही है और ये सब जो हैं ये लॉसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने जिस केस की बात की थी कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसके लिए जो हम इनपुट यूज कर रहे थे वो था एज अ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल जो है वो कोई भी हो सकता है लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। ठीक है, और आउटपुट में जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, अगर कोल की हम बात कर रहे थे तो कोल का जो आउटपुट है, ठीक है, दैट इज जस्ट 35%। ठीक है, और रिमेनिंग जो 65% है वो आपके लॉसेस जो हैं वो जा रहे थे। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखें तो बेसिकली यहां पर इसकी जो विड्थ है, लॉसेस की विड्थ जो है वो ज्यादा है और जो हमारी आउटपुट है 35%, इसकी जो विड्थ है वो कम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेंकी डायग्राम में बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एनर्जी की, ठीक है, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ विड्थ। ठीक है, तो विड्थ ऑफ ईच एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उसमें कितने जो है वो लॉसेस हो रहे हैं और कितनी जो है वो आउटपुट जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज विड्थ ऑफ ईच एरो। ठीक है, आई होप आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। एमसीक्यूज नंबर 2, अनदर नेम फॉर वोल्टेज इज। वोल्टेज का एक और नाम क्या है? ए, पोटेंशियल डिफरेंस, बी, पोटेंशियल एनर्जी, सी, पोटेंशियल सिमिलैरिटी एंड डी, पोटेंशियल वेरिएशन। ठीक है, तो वोल्टेज का जो एक और नाम जिसे हम कहते हैं दैट इज ए, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइक अगर हम बात करें एक बैटरी की, ठीक है, तो एक बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं। अब इस जगह एक पॉजिटिव पोटेंशियल बिल्डअप होता है और इस जगह एक नेगेटिव पोटेंशियल बिल्डअप होता है। तो जब इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल है अगर उनमें डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा तब करंट फ्लो करेगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मीन वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब एमसीक्यू 3 स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम मेजर्ड करते हैं ओहम्स में। ठीक है, दैट्स मींस का यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ओहम्स। ठीक है, नाउ एमसीक्यूज नंबर 4, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज अ 1 किलोवाट टोस्टर यूज्ड इन 6 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन वो आपसे ये कर रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम होंगे डज अ 1 किलोवाट टोस्टर यूज इन 6 मिनट। अगर हम 1 किलोवाट का जो टोस्टर है अगर वो हम 6 मिनट्स यूज करें तो कितने यूनिट जो है वो कंज्यूम होंगे। ठीक है, अब यूनिट्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी जो पावर है, वॉटेज है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, लेकिन टाइम जो है वो आपका ऑर्स में होना चाहिए। ठीक है, पावर जो है वो किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम जो है वो ऑर्स में होना चाहिए। तो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज को कि एनर्जी जो कि किलोवाट आवर में हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू
पावर जो कि किलोवाट में है एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि आवर्स में होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास पावर जो है वो तो किलोवाट में है, दैट इज 1 किलोवाट। हमारे पास जो टाइम है दैट इज 6 मिनट्स। ठीक है, पहले हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 6 डिवाइडेड बाय 60 अगर हम इसको करें तो ये आवर्स में हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टाइम जो है वो हमारा आवर्स में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 किलोवाट और आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.1 यूनिट। ओके, सो दैट्स मीन यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज 0.1। ठीक है, अब हम अगर फिफ्थ एमसीक्यू स्टडी करें, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन। ठीक है, एक पावर स्टेशन जहां पे कोयले को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, उससे कौन सी एनर्जी जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसमें ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज केमिकल एनर्जी। ठीक है, हम क्योंकि कोल जो है दैट इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम उस केमिकल एनर्जी को हम बर्न करके हम फर्दर जो है वो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जी, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। सो द एफिशिएंसी ऑफ अ डिवाइस टेल्स यू हाउ गुड इट इज एट कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की वो बेसिकली क्या बता रही होती है कि एक डिवाइस जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। मींस कि अगर हम किसी डिवाइस को 100% इनपुट दे रहे हैं तो वो मेजर इनपुट जो है वो आपकी कन्वर्ट कर रही है आउटपुट में। मींस कि 80% जो है वो आउटपुट आपकी आ रही है, 20% जो है उसमें लॉसेज हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो हमें ये बताती है कि एक डिवाइस जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्वेश्चन जो है ये ट्रू है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। ओके, so the next question is, like an ammeter, a voltmeter is always connected in series with the electrical component being tested। कहते हैं जैसा कि एमीटर है वैसे ही आप वोल्टमीटर को भी हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां वो कह रहा है कि वोल्टमीटर को भी आप हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सो दैट इज रॉन्ग, सो वी कैन राइट इट एज फॉल्स। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, अ वेरिएबल रेजिस्टर हैज अ स्लाइडिंग कंटैक्ट, as the contact is moved the length of resistance wire connected in the circuit changes and so the current stays the same। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर मीन कि जिसके आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हैज अ स्लाइडिंग कंटैक्ट, उसके ऊपर एक स्लाइडिंग कंटैक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। एज द कंटैक्ट इज मूव, जैसे ही आप कंटैक्ट को मूव करेंगे, द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द सर्किट चेंजेस एंड सो द करंट स्टेज द सेम। तो जो करंट है वो सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा, अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपका करंट जो है वो कम हो जाएगा, और अगर आप रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो वहां आपका करंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो एक रुकावट होती है। ठीक है, जैसे ही हम रुकावट को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली आपका वहां पे करंट फ्लो करना कम हो जाएगा, और जैसे ही आप रुकावट को कम कर देंगे वहां से आपका करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा, तो करंट जो है वो कभी भी सेम नहीं रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी फॉल्स है। So the next question is, alternating current AC is safer than direct current DC। ठीक है, मींस कि वो कहना चाह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो सेफर है एज कंपेयर टू डीसी करंट। तो ये एमसीक्यूज भी फॉल्स है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है अगर उसमें हमें कहीं शॉक लग जाए तो वो ज़्यादा खतरा होता है हमारे लिए, क्योंकि उसके वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेल की बात करते हैं, तो अगर हम सेल को हम हाथ भी लगा लें, हम उसको पकड़ लें, तो उससे हमें कोई शॉक फील नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसके वोल्टेजेस बहुत कम होते हैं, दैट इज जस्ट 1.5 वोल्टेज। ठीक है, तो दैट्स मीन कि डीसी करंट जो है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सेफ है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डेंजरस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी फॉल्स है।
The next question is last one. The greater the power of an electric appliance, the more quickly it takes energy from the main. ठीक है, एक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर अगर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एनर्जी लेगा, जहां से मेन से जहां सप्लाई आ रही है वहां से वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा. तो ये एमसीक्यूज ट्रू है, सो वी कैन राइट इट एज ट्रू. आई होप कि सारे ट्रू और फॉल्स आपको क्लियर हो गए होंगे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. A car battery has 6 cells connected in series. Each cell has a voltage of 2 volt. ठीक है, यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया जिसमें वो ये कह रहा है कि कार बैटरी के 6 सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं. ठीक है, सीरीज में लाइक इन द फॉर्म ऑफ सीरीज कनेक्टेड हैं. एंड ईच सेल हैज अ वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट, और एक सेल के जो वोल्टेज हैं वो 2 वोल्ट्स हैं. ठीक है, अब आगे उसने हमसे 3 क्वेश्चंस किए हुए हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, कि उस बैटरी के वोल्टेजेस क्या होंगे. ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं कि उस बैटरी के वोल्टेजेस क्या होंगे. एंड एज यू नो कि वो सेल्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं. ठीक है, और सीरीज में वोल्टेजेस कभी भी सेम नहीं होते. ठीक है, अब सीरीज में हम वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज V is equals to V1 plus V2 and third cell voltages, fourth cell voltages and the fifth cell voltages and sixth cell voltages. और जैसे कि हमें कहा गया है कि each cell has a voltage of 2 volt, मतलब कि हर सेल के 2 वोल्ट्स हैं. सो 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट एंड अगेन 2 वोल्ट. ठीक है, अगर आप इसको आप ऐड करें 2 to 4 प्लस 6 8 10 एंड 12. ठीक है, सो ओवरऑल जो बैटरी के वोल्टेजेस हो जाएंगे वो 12 वोल्टेजेस हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि 6 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में आप वोल्टेजेस के जब आप ऐड करेंगे सो द आंसर इज 12 वोल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ द बैटरी शोइंग हाउ द सेल्स आर कनेक्टेड. ठीक है, आपने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है बैटरी की, जिसमें आपने ये शो करना है कि वो सेल्स जो है वो किस तरह से कनेक्टेड हैं आपस में. ठीक है, तो इसकी सर्किट डायग्राम बहुत आसान है. ठीक है, जैसे कि सिंपल एक वायर आ रही है. ठीक है, अब मैं इसके साथ एक सेल कनेक्ट कर रहा हूं. सेकंड सेल, ठीक है, और इस तरह से ये सेल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे. ओके, क्लियर. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. ठीक है, ये मैंने एक सेल ड्रॉ की है. ठीक है, एक सेल जो है ये आपस में इस तरह से ये कनेक्टेड है. ये क्लियर. अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन का डिस्कस करें, द डायग्राम शोज अ सर्किट विद अ बैटरी. एक डायग्राम आपको शो हो रही है एक सर्किट की विद अ बैटरी एंड वन लैंप. ये एक लैंप यहां पर साथ अटैच किया हुआ है. Add a voltmeter to this circuit diagram so that it measures the voltage across the lamp. ठीक है, वो कहता है कि इसमें वोल्ट मीटर आपने ऐड करना है इस सर्किट डायग्राम में, so that it measures the voltage across the lamp. तो वो उस लैंप के क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो उनको मेजर कर सके. और जैसे कि मैंने अभी पहले ट्रू फॉल्स में मैंने डिस्कस किया था कि वोल्ट मीटर हम हमेशा पैरेलल में अटैच करते हैं. ठीक है, और एम मीटर हमेशा सीरीज में अटैच करते हैं. तो अब हमने क्योंकि लैंप के अक्रॉस हमने वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, तो लैंप के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर अटैच करेंगे. ठीक है, तो आप सिंपल अपने सर्किट को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे. आप सिंपल लैंप की एक साइड से एक वायर अटैच करेंगे और दूसरी साइड से दूसरी वायर अटैच करेंगे, और यहां पर आके इस तरह से ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप लैंप के अक्रॉस जो है वो आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं. ठीक है, वोल्ट मीटर अटैच करने के लिए आपको सर्किट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती. आप जिसके भी अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करने होते हैं, आप सिंपल जो अपनी वायर्स, वोल्ट मीटर की जो वायर्स होती हैं वो सिंपल आप उसके दोनों टर्मिनल्स पे अटैच कर दें. ठीक है, लाइक लैंप है तो उसका एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर, तो मैंने दोनों टर्मिनल्स पे मैंने वायर्स अटैच कर दी हैं, और इस तरह से वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेजेस मेजर कर लेगा कि इसके क्रॉस कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज.